अगर आज चुनाव हो जाए तो क्या फिर से मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे या राहुल गांधी पहली बार देश की सत्ता में आएंगे? क्योंकि 2024 का चुनाव खत्म हो चुका है, बीजेपी की सरकार तीसरी बार बन गई है। मोदी अब देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन चुके हैं जो 3 टर्म लगातार जीत चुके हैं। लेकिन अब सवाल उठ रहा है 2029 में क्या फिर से वही चेहरा होगा या देश किसी नए चेहरे की ओर जाएगा? तो इस वीडियो में हम आपको देंगे 2029 चुनाव की पूरी कहानी, इतिहास, वर्तमान, जनता का मूड, मुद्दे, गठबंधन की लड़ाई और सबसे अहम अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अब अगर देखा जाए तो भारत की राजनीतिक हर दशक में करवट बदलती है। 2004 में जब सबको लगा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी वापसी करेंगे, तब कांग्रेस जीत गई थी। 2014 में जब कांग्रेस को भरोसा था कि यूपीए पार्ट 3 का, तब मोदी लहर सब कुछ बदल डाला। 2019 में पुलवामा और एयर स्ट्राइक के बाद मोदी जी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 2024 में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन एनडीए ने बहुमत से सरकार बना ली। अब 2029 के दरवाजे पे देश खड़ा है। एक तरफ मोदी जी का 15 साल का अनुभव, दूसरी ओर राहुल गांधी का नया चेहरा, जनता से जुड़ने वाला, बोलने वाला, लड़ने वाला। लेकिन क्या ये काफी है? देखा जाए तो मोदी जी अब कोई नेता नहीं रहे, वो एक ब्रांड बन चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा सरकार यानी प्रधानमंत्री मोदी की ताकत की। तो मजबूत छवि और इंटरनेशनल पहचान। आज मोदी की पहचान सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, वो दुनिया के बड़े मंचों पे भारत की आवाज बन चुके हैं। चाहे वो G20 हो, यूएनए हो या अमेरिका और रूस जैसे देशों से रिश्ते बनाने की बात हो, दोनों देशों से अच्छे संबंध रखना अपने आप में एक कूटनीतिक कामयाबी है। धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों पे पकड़, राम मंदिर का निर्माण, काशी कॉरिडोर जैसे बड़े धार्मिक प्रोजेक्ट मोदी सरकार की हिंदुत्व वाली राजनीति को मजबूत करते हैं। इसके अलावा यूसीसी जैसे मुद्दों को चर्चा में लाकर वो अपने वेट बॉस को लगातार एक्टिव बनाए हुए है। मीडिया पे मजबूत पकड़ है। देश के ज्यादातर बड़े न्यूज चैनल सरकार के समर्थन में दिखाई देते हैं। इससे जनता तक सरकार की सकारात्मक बातें जल्दी पहुंचती है और विरोध की आवाज दब जाती है। सोशल मीडिया नैरेटिव कंट्रोल। बीजेपी का आईटी सेल बहुत ही मजबूत है। सोशल मीडिया पे वो हर सवाल का जवाब तैयार रखते हैं और जो भी विरोध करता है उसकी छवि को नुकसान पहुंचाने की रणनीति भी अपनाते हैं। विकास की योजनाएं, उज्ज्वल योजना जैसे गैस सिलेंडर, प्रधानमंत्री आवास योजना यानी घर, आयुष्मान भारत कार्ड यानी फ्री इलाज, डिजिटल इंडिया जैसी स्कीम से गरीब और मध्यम वर्ग को सीधा फायदा पहुंचाने की कोशिश हुई है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। मोदी सरकार की कुछ कमजोरियां भी है, जिसमें सबसे पहला है बेरोजगारी। CMIE यानी सेंट्रल ऑफ मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक 2024 में देश की बेरोजगारी दर 8% से ऊपर थी, यानी नौकरियां मिलना मुश्किल हो गया है, खासकर युवाओं के लिए। दूसरा है महंगाई। घरेलू गैस, तेल, दालें, दूध, स्कूल फीस सब कुछ महंगा हो चुका है। मिडिल क्लास और गरीब वर्ग इससे सबसे ज्यादा परेशान है। तीसरा है किसानों की नाराजगी। किसान आंदोलन के बाद भी MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी फसल की गारंटी कीमत को लेकर कोई साफ नीति नहीं आई। इससे किसानों का गुस्सा बना हुआ है। चौथा है लोकतंत्र में गिरावट का आरोप। विपक्ष कहता है कि संसद में उनकी आवाज दबाई जाती है, मीडिया को डराया जाता है और सरकार आलोचना सहन नहीं करती। इससे लोकतंत्र पे सवाल उठ रहे हैं। पांचवा है जनता का भरोसा हिलना। अच्छे दिन आएंगे का वादा जितना जोश से किया गया था, आज उतना ही निराश भी कुछ हिस्सों में देखने को मिल रही है। अब नजर डालते हैं विपक्ष की तरफ यानी कांग्रेस और राहुल गांधी की तरफ। राहुल गांधी की ताकतें है भारत जोड़ो यात्रा। 4000 किलोमीटर पैदल चलकर राहुल गांधी ने जनता से सीधे जुड़ाव बनाया। ये सिर्फ एक पदयात्रा नहीं थी, बल्कि उनकी गंभीरता का संकेत था। इस यात्रा के दौरान उन्होंने युवाओं, महिलाओं और किसानों से जुड़े मुद्दों को फोकस में लाने की कोशिश की। साफ सुथरी छवि यानी आज के समय में जब ज्यादातर नेताओं पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, राहुल गांधी की छवि ईमानदार मानी जाती है। राजनीति का नया तरीका, सीधे संवाद, टेक्नोलॉजी का उपयोग और जनता के सवालों का जवाब देने का तरीका उनके नए अंदाज की ओर इशारा करता है।
विदेशों में भी भारत की आवाज। राहुल ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भारत के अंदरूनी मुद्दों को उठाया है, जैसे प्रेस की आजादी, लोकतंत्रता का गिरना, जो उन्हें एक अलग नेता बनाता है। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस की कुछ कमजोरियां भी है, जैसे कमजोर संगठन। कांग्रेस की हालत कई राज्यों में बेहद कमजोर है। बूथ लेवल से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन ढीला है। प्रशासनिक अनुभव की कमी। राहुल गांधी ने कभी सरकार नहीं चलाई, प्रधानमंत्री पद के अनुभव की कमी उन पे भारी पड़ सकती है। भाषणों में अटकाव, कभी कभी उनके भाषण विषय से भटक जाते हैं, जिससे जनता कनेक्ट नहीं कर पाती। स्पष्ट नैरेटिव की अभाव। मोदी का नैरेटिव मजबूत भारत है, लेकिन कांग्रेस का कोई ऐसा दमदार नैरेटिव सामने नहीं आ पाया है जो जनता को जोड़े। अब बात करते हैं संगठन की असली जंग, यानी एनडीए बनाम इंडिया। एनडीए मतलब मोदी कैंप, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, शिवसेना, एलजेपी और कई छोटे दल। इनके पास मजबूत चुनावी मशीनरी, भरपूर संसाधन, शानदार ब्रांडिंग और मीडिया का पूरा सपोर्ट। इंडिया यानी विपक्षी मोर्चा, कांग्रेस, टीएमसी, आप, डीएमके, एसपी, एनसीपी यानी शरद पवार गुट। इनके पास जमीन से जुड़े क्षेत्रीय नेता, अलग अलग राज्यों में मजबूत पकड़, जनता से सीधा संवाद। लेकिन दिक्कत ये है कि इनमें एकता की कमी है। सीट शेयरिंग, नैरेटिव तय करना, लीडरशिप क्लियर नहीं होना इनके पास बड़ी चुनौती है। नतीजा क्या निकलेगा? चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का नहीं, ये उस भारत की दिशा तय करने का है जो युवा है, जो उम्मीद करता है, जो सवाल पूछता है और जवाब भी चाहता है। एक तरफ मोदी का अनुभव, ब्रांड और ठोस नैरेटिव है, दूसरी तरफ राहुल और विपक्ष के पास नया चेहरा, सोचने का तरीका और जमीन से जुड़ी परेशानियों को समझने की कोशिश है। अब देखना ये होगा कि जनता इस बार किसे मौका देती है, पुराने भरोसे को या नई उम्मीद को। सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया गठबंधन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री चेहरा घोषित करेगा या फिर सीट के बंटवारे में आपस में ही उलझ जाएगा? 2029 का चुनाव सिर्फ चेहरा पे नहीं, मुद्दों पे होगा, जिसमें पहला है बेरोजगारी। भारत में हर साल 1.5 करोड़ लोग नौकरी की उम्र में आते हैं, लेकिन पर्याप्त नौकरी नहीं है। सिर्फ सरकारी योजनाओं से काम नहीं चलता, निजी क्षेत्र में भी ठहराव है। दूसरा है महंगाई। घरेलू रसोई गैस 900 रुपए प्लस हो गया है। तेल, दालें, सब्जी, आम आदमी का बजट गड़बड़। शिक्षा और मेडिकल खर्चा बहुत भारी। तीसरा है किसान आंदोलन का नया रूप। 2020 से 21 के आंदोलन ने सरकार को झुका दिया था। 2027 तक अगर एमएसपी की कानून गारंटी नहीं आई तो फिर आंदोलन। चौथा है राष्ट्रवाद और सुरक्षा। अगर इंडो चाइना या इंडो पाक तनाव फिर बढ़ा तो राष्ट्रवाद का कार्ड फिर चलेगा। पुलवामा जैसे हमले और बालाकोट जैसी स्ट्राइक का असर वोटिंग में दिखता है। पांचवा है धर्म और ध्रुवीकरण। राम मंदिर बनाने के बाद अगला धार्मिक मुद्दा क्या होगा? क्या ध्रुवीकरण का असर अब भी वैसा ही रहेगा? 2029 में वोटिंग मशीन नहीं, मोबाइल फोन असली हथियार होगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पहले ही एक्टिव हो चुकी है। फेसबुक रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स पे नैरेटिव तैयार हो रहे हैं। डीप फेक और एआई जनरेटेड भाषण अब आम हो चुके हैं। युवा उसी पे भरोसा करता है जो उसे ऑनलाइन दिखे। मतलब जिसका सोशल मीडिया गेम स्ट्रॉन्ग, वही जनता के दिमाग में राज करेगा। आज का युवा न तो सिर्फ झंडा देखकर वोट करता है, न ही सिर्फ मंदिर देखकर। वो पूछता है मेरी नौकरी कहाँ है, मेरे लिए घर कब सस्ता होगा, मेरे माता पिता का इलाज का खर्च कौन उठाएगा, मेरे बच्चे को अच्छी सरकारी स्कूल मिलेगी या नहीं। अगर कोई नेता इन सवालों का जवाब नहीं देगा तो युवा उसे सवाल करेगा। अभी तो फोकस मोदी और राहुल पे है, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। 2029 का चुनाव सिर्फ मोदी वर्सेस राहुल की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है जनता के भरोसे की, उसके गुस्से की, उसके दर्द की। अगर मोदी फिर से जीतते हैं तो भारत पहली बार किसी को लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बनाएगा। अगर राहुल जीतते हैं तो भारत विपक्ष को 2 दशक बाद मौका देगा। सवाल ये है कि क्या भारत बदलाव चाहता है या भरोसा बनाए रखना चाहता है। बाकी आपको क्या लगता है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।